हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग देखने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हम लोग को पढ़ के जाना ही चाहिए एनसीईआरटी पार्ट 1 का। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से गॉस लॉ को समझना चाहते हैं। गॉस लॉ को समझने से पहले थोड़ा सा और पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना, जिसका कि नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या है नाम? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से हम लोग देखना शुरू करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, आप लोग को पहले मन में लाना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। जानते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ लाइंस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है जो कि किसी सरफेस एरिया से सरफेस एरिया को क्रॉस करता है नॉर्मली, यानी कि परपेंडिकुलरली, ठीक है। नंबर ऑफ लाइंस के बारे में बता रहा है ना। फ्लक्स एक जनरल टर्म है जो कि किसी भी एरिया से पास होने वाला की कोई एनर्जी को बता रहा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक एनर्जी ही तो है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए गिवन एरिया, है ना, गिवन एरिया, इस बात पे ध्यान रखेंगे, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग द एरिया। वैसे ही अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लिखना होगा तो वहाँ पर क्या लिख देंगे, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए गिवन एरिया इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इन अ मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द एरिया, ठीक है। सिमिलरिटी कुछ कुछ होना भी तो चाहिए। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि देखिए, आप डायग्राम एग्जाम में भी ऐसे ही बना लेंगे कि आप एक स्क्वायर या कुछ भी, है ना, रेक्टेंगल जैसा चीज़ यहाँ पे बना लिए हैं, ठीक है। स्क्वायर या रेक्टेंगल जैसा चीज़ यहाँ पे बना लिए हैं। अब उससे क्या होगा, ये देखो, ये इस तरह से ऐसे वर्टिकल शो करने के लिए, वर्टिकल प्लेन में शो करने के लिए, है ना, ये वर्टिकल प्लेन में। और यहाँ पे देखो कि जो लाइंस है ना, जो लाइंस है वो यहाँ तक जाके ख़त्म हुआ है ना, ये सब लाइंस यहाँ तक जाके ख़त्म हो रहा है। और उसके बाद प्लेन में ये डॉटेड डॉटेड दिखाया गया, मतलब इस बात का ये मतलब है कि ये लाइंस को क्रॉस करवा रहा है ना। लाइंस आर क्रॉसिंग, लाइंस आर क्रॉसिंग, लाइंस उसके आर पार हो रहा है, ठीक है। क्रॉसिंग, लाइंस आर क्रॉसिंग, ये डॉटेड लाइन का मतलब, ये डॉटेड लाइन का मतलब ये है, लाइंस आर क्रॉसिंग। और फिर एकदम वहीं से फिर बाहर ऐसे निकाल दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, ठीक है। अब देखो, ये जो स्क्वायर है ये कोई ऐसे इस तरह से नहीं रखा हुआ है भाई। ऐसे अगर सीधा सीधा रखता तो उसका क्रॉस सेक्शन दिखता भी नहीं। अगर उसका ये वाला सेक्शन आपको दिख रहा है ना, अगर आपको ये वाला सेक्शन उसमें दिख रहा है, इस बात का मतलब है कि ये जो स्क्वायर है ये थोड़ा सा टिल्टेड रखा हुआ होगा। आप नॉर्मल सोचो ना, आप अगर कॉपी बंद करके अपने सामने से देखोगे तो कॉपी का थिकनेस दिखेगा, उसका क्रॉस सेक्शन थोड़ी दिखेगा। कॉपी को जरा सा टिल्ट किए होंगे तभी तो वो उसका क्रॉस सेक्शन दिख रहा होगा, है कि नहीं। तो वही टिल्टिंग एंगल ही यहाँ पे माना गया है थीटा। तो अगर पूरा हॉरिजॉन्टल रहता तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर हम इस तरह से कॉपी रखेंगे तो सिर्फ हमको थिकनेस दिखेगा, ठीक है। मतलब जब 90 डिग्री पर रखा हुआ है, तो अगर इसको हम थोड़ा सा टेढ़ा कर दिए हैं, थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर दिए, तो इस सेक्शन में, है ना, ये देखो ऐसे ये पहले इतना था, इसको ऐसे टेढ़ा कर दिए, तो ये जब टेढ़ा किए है ना, तो ये क्रॉस सेक्शन इस फॉर्मेट में अब देखना ऐसे दिखना शुरू हो गया है, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन काहे दिख रहा है उसके बारे में अब आपको बता दिए, एंगल्स की वजह से। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी यहाँ बना लिए, और एरिया क्योंकि यहाँ बना हुआ था ना, तो एरिया वेक्टर यहाँ बन गया, क्योंकि एरिया वेक्टर जो है ये यहाँ पे एक्चुअल में ये डीएस वेक्टर जो बन रहा है, ये देखो, ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये अब इतना बहुत बेसिक बात है। तो डीएस वेक्टर कह दो या डीए वेक्टर कह दो, एक ही बात है। डीएस वेक्टर बोल दो या एरिया वेक्टर बोल दो, तो ये ऐसे गया, तो इसके बीच में एंगल कितना बन गया, थीटा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट अगर इस तरफ लेंगे हम लोग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ई कॉस थीटा। या फिर ऐसा भी कर सकते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और यहाँ पर है एरिया वेक्टर, तो एक काम करते हैं, एरिया वेक्टर का कंपोनेंट यहाँ ले लेते हैं। एरिया वेक्टर का कंपोनेंट लेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, डी ए कॉस थीटा। तो देखो, आप या तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का कंपोनेंट लेके एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे एरिया वेक्टर का कंपोनेंट लेके इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दो, वही होता है फ्लक्स। तो आओ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब पहला, अच्छा, जब भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉस थीटा आ रहा है, मतलब डॉट प्रोडक्ट का यूज होने वाला है, तो डॉट प्रोडक्ट से स्केलर क्वांटिटी होता है।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी डिनोटेड बाय सिंबल फाई, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे लिखा हुआ है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग एन एरिया इज मैक्सिमम व्हेन द एरिया इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे जाहिर सा बात है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख देंगे तो बहुत सारा लाइंस जो है वो क्रॉस करने का एवज में आ जाएगा ना। वैसे समझो कि यहाँ पे अगर इस तरह से क्रॉस सेक्शन रखा हुआ होता, यहाँ पे अगर इस तरह से क्रॉस सेक्शन रखा हुआ होता इस तरह से, और फील्ड लाइंस ऊपर से नीचे इस तरह से वर्टिकल आ रहा है, तो मोर नंबर ऑफ लाइंस को ऑप्शन है यहाँ से गुजरने के लिए, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसको टिल्ट कर दिए, जैसे ही इस एरिया को टिल्ट कर दिए, एरिया को टिल्ट कर दिए और लाइंस वर्टिकली आ रहा था, तो अब ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस इसको क्रॉस परपेंडिकुलरली नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है? इसका प्रोजेक्शन है ना, इसका प्रोजेक्शन पे जाके अब वो टिल्ट करेगा ना, एक्चुअल में इसके प्रोजेक्शन पे जाके ऐसे क्रॉस करेगा ना, तो प्रोजेक्शन तो कम हो जाएगा ना, क्योंकि सिंपल सा समझो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, ये हाइपोटेनस है। अब जो लाइंस आ रहा है एक्चुअल में वो बेस के अकॉर्डिंग, बेस के कोरस्पॉन्डिंग आ रहा है, तो हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड होता है ना। अगर इस तरह से एरिया होता, इस तरह से सोचो, समझने का कोशिश करो, फील करो टॉपिक को। अगर इस तरह से सोचो एरिया होता, ये मतलब ये तो ऐसे रहेगा ही, ठीक है। ये इस तरह से मान लो एक प्लेन होता है ना, एक सीढ़ी जैसा कुछ मान लो, है ना, डैम उम जैसा मान लो, डैम का सरफेस, ठीक है। ये डैम का सरफेस मान लेते हैं, ठीक है। फ्लक्स को समझ लो एक बार अच्छे से, तो ये हो गया जैसे डैम का सरफेस। तो अगर फील्ड लाइंस जो है वो इस तरह से परपेंडिकुलरली आता है ना, इस तरह से परपेंडिकुलरली आता है, ऐसे सरफेस के नॉर्मल, है ना, वर्टिकली ही है, मतलब वर्टिकली नहीं है, ऐसे है, इस एंगल पे है ना, यहाँ पे ऐसे लाइंस गिर रहा है, ऐसे परपेंडिकुलरली, ऐसे परपेंडिकुलरली, ऐसे समझ में। तो फिर इस एरिया से फ्लक्स जो है तो होता वो मैक्सिमम होता, क्योंकि एरिया के परपेंडिकुलर है ना। फार्मूला से तो देख ही लेंगे, लेकिन पहले फील के साथ देखो। लेकिन यही अगर इस तरह से है, इस तरह से जो सरफेस था वो हमारा है सरफेस, ये तो बस ऐसे ही है इंक्लाइंड पोर्शन बनाने के लिए, ये है मेरा एक्चुअल सरफेस, ये मेरा सरफेस है। लेकिन जो फील्ड लाइंस आ रहा है वो ऐसे आ रहा है, इस तरह से, देखो इस तरह से। तो कहने का वही मतलब है कि अब ज़्यादा लाइंस इस एरिया को क्रॉस नहीं कर पाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान देना है, क्योंकि अब लाइंस जो है, ये सब लाइंस जो है, ये सब जो लाइंस बना रहे हैं, ये सब जो लाइंस बना रहे हैं वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, इस लाइन के परपेंडिकुलर। और इस एरिया के कोरस्पॉन्डिंग ये बेस वाला लाइन है, बेस वाला लाइन छोटा होता है तो लाइंस भी क्या हो रहा होगा, कम आ रहा होगा। आ रहा है समझ में? तो इस तरह से दिमाग में बैठाओ इसको, है ना। लास्ट टाइम रिवीजन में ये नहीं हम करेंगे कि उड़ाते चले जाएंगे तो और कुछ नहीं आता है, आएगा, ठीक है। समय का सदुपयोग करो और जो भी समझो उसको अच्छे से समझना है ना। कोई क्रैश कोर्स जैसा कोई चीज़, मैराथन जैसा कोई चीज़ नहीं होता है, ठीक है। हम अगर कम ही बता पाएंगे, लेकिन जितना बताएंगे दिमाग में बैठाने वाला बात बताएंगे, ठीक है। उड़ाने वाला नहीं, कहते फ्लक्स ऐसा होता है ऐसा, वो सब नहीं, ठीक है। एकदम कोशिश करेंगे सब चीज़ दिमाग में छप जाए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि बहुत ऐसा भी लोग है ना जो एकदम लास्ट टाइम में प्रिपरेशन स्टार्ट करता है कि भाई अब क्या करें, अब करना है, तो उसके लिए भी तो है। अगर आपको लगता है कि हमको समझ में आ रहा था, वीडियो को आगे बढ़ा के देखिए आगे क्या है। चलिए, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया इज डिफाइंड, आप अपने एग्जाम में कम से कम इतना बात भी लिख देंगे तो हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया डिफाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड एरिया ds परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको और थोड़ा सा अच्छा से लिखना होगा, तो यहाँ जो एक बात बताए थे कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया और द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर, और द यहाँ पर क्या है, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसका कंपोनेंट है। तो सिंपली प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ लिखा हुआ है, इस बात का मतलब वहाँ स्केलर वाला चीज़ है, मैग्नीट्यूड ही लिखा हुआ है, एंड ds परपेंडिकुलर टू द फील्ड, है ना, फील्ड के परपेंडिकुलर ds, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे लिख दिया जनरल फार्मूला फाई का, ई गुना एरिया परपेंडिकुलर टू ई, एरिया परपेंडिकुलर टू ई, है ना, ई के परपेंडिकुलर का एरिया चाहिए इसको, ठीक है। इस बात का यही मतलब है जो हम यहाँ समझा रहे हैं, उस ये चीज़ सिंपल है थोड़ा सा, तो इस तरह से ऐसे लिखना थोड़ा ठीक रहेगा, ठीक है। तो ये समझ लो एरिया परपेंडिकुलर टू ई, यहाँ पर क्या है ds cos थीटा,
ई के परपेंडिकुलर एरिया यहाँ पर क्या है, ds cos थीटा। देख ये देख ई वेक्टर के परपेंडिकुलर एरिया क्या हो गया, ds cos थीटा। आ जाओ, तो फ्लक्स थ्रू द एरिया इन गिवन ओरिएंटेशन ऑफ एरिया इज फाई बराबर ई ds cos थीटा। ये देखो यही चीज़ हम बता रहे थे, यही चीज़। तो सिंपली आप इस लाइन को लिखो ना, ये जो लिखा हुआ है ना, सिंपली आप इसी लाइन को लिखो, सब चीज़ भूल भाल के ये लिखो। यहाँ पे देखो किसका मल्टीप्लाई है, ई का, और ये ds cos थीटा मतलब क्या था, ds का कंपोनेंट ई के तरफ। देखो ds da या ds एक ही बात है ना, da का कंपोनेंट ई के तरफ, ऐसे लिखो। तो क्या लिखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ, वहाँ पे सिर्फ ई है, मैग्नीट्यूड नहीं है, तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड, जैसे वर्क का डेफिनेशन होता था ना वैसा ही है, समझो उसी तरह से रिलेट करो कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट फोर्स के तरफ, वैसा ही चीज। तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कंपोनेंट ऑफ एरिया वेक्टर एलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, एलोंग इलेक्ट्रिक। बस ये जो हम लिख दिए यही काफ़ी है। एक ही चीज़ समझो ध्यान से कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कंपोनेंट ऑफ एरिया वेक्टर एलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी का उल्टा ऐसे भी कर सकते हैं कि सर ई ds cos थीटा ही तो अगर फ्लक्स है तो क्या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ds इधर कर देते हैं, ई cos थीटा इधर कर देते हैं। ई cos थीटा देखो यहाँ क्या था, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, cos थीटा जिसमें लगा हुआ है वही तो कंपोनेंट है ना, तो ये है कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का कंपोनेंट होता है ना। ये भी ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यहाँ लिख देना। जैसे यहाँ को देखो कंपोनेंट लिखे हैं तो कंपोनेंट में यहाँ पे लिखे ना कंपोनेंट ऑफ एरिया वेक्टर, तो वैसे यहाँ कंपोनेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। और ds हमारा क्या है, यहाँ पर ds हमारा है मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया। एक बार एक वेक्टर का कंपोनेंट लेना है तो दूसरे बार उसका मैग्नीट्यूड लेना है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट होता है ये भी मैग्नीट्यूड ही है, ये भी मैग्नीट्यूड के ही फॉर्म में होता है, दोनों स्केलर है, तभी तो स्केलर चीज बन रहा है ना, फाई स्केलर तभी बनेगा। ठीक है, तो बस इतना चीज ध्यान में रखना है। अब देखो, इफ द सरफेस इज क्लोज्ड सरफेस देन द टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस इज गिवन बाई फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस वेक्टर। यहाँ तो डॉट ई डॉट डी एस वेक्टर हो ही गया, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर बराबर ई डी एस cos थीटा एक बार लिख दो, और उसके बाद और यहाँ पे देखो नोट दैट थीटा इज द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डी एस वेक्टर क्लियरली। और उसके बाद अगर सरफेस क्लोज्ड है, क्लोज्ड सरफेस के लिए ऐसे साइन लगा देंगे, है ना, ये इंटीग्रेशन, और ऐसे गोला लगा देंगे, ये क्लोज्ड सरफेस को रिप्रेजेंट। अरे क्लोज्ड सरफेस का मतलब 3D सरफेस, ऐसे समझो। क्लोज्ड सरफेस का मतलब क्या है, 3D सरफेस। और 3D सरफेस में क्या होता है, जैसे स्फीयर वगैरह में, अगर ये मान लो स्फीयर है, ये मान लो क्या है, स्फीयर है, तो इससे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलरली ही होगा। और स्फीयर में परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, रेडियली, है ना। तो ये सब ds वेक्टर का डायरेक्शन है, तो परपेंडिकुलर तो होगा ही, ds वेक्टर तो हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होगा ही। लेकिन इसमें ध्यान ये भी देना है कि हमेशा ये आउटवर्ड ही होगा, हमेशा क्या होगा, आउटवर्ड होगा। 3D में ds वेक्टर क्या होगा, हमेशा बाहर के तरफ, है ना। बाहर के तरफ मतलब सर बाहर की तरफ ऐसे तीर निकलता हुआ। और वही अगर 2D है तो भाई देख ना, यहाँ पे स्क्वायर बना हुआ था 2D, तो अगर 2D है ना तो इसको ओपन सरफेस भी कहेंगे। 2025 में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया था कि व्हाट डू यू मीन बाय ओपन सरफेस एंड क्लोज सरफेस, तो 2D सरफेस को ओपन सरफेस कहेंगे। और ओपन सरफेस में अगर ये एक स्क्वायर शीट देख रहे हैं तो इसमें ऐसे फील्ड लाइंस निकल भी सकता है, और ऐसे फील्ड मतलब इन भी कर सकता है, और फील्ड लाइंस ऐसे आउट भी कर सकता है ना। यानी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन मतलब एरिया डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, यहाँ पे ds वेक्टर इसको भी बोल सकते हैं और ds वेक्टर इसको भी बोल सकते हैं। ये बाहर निकल रहा है और ये अंदर घुस रहा है, ऐसे समझो। ठीक है, आओ, तो अभी तक दिमाग में बस यही बात रख लेना है कि फाई जो होता है ई डॉट डी एस होता है। अच्छा, ये जो हम फ्लक्स अभी देख रहे हैं ये सब मैथमेटिकल है, ये क्या है, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन। एक बात ये भी ध्यान रखो, काम देगा। जब भी फ्लक्स को ई डॉट डी एस लिखना होगा ना, तुमको ऊपर से ऊपर में एगो लाइन ऐसे लिख देना, मैथमेटिकली। क्या लिख देना, मैथमेटिकली। ठीक है, इसी का जरूरत पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा,
है ना। फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, है ना। इस स्टेटमेंट को जब भी लिखना तो क्या यूज करना है आपको, मैथमेटिकली। क्या यूज करना है, मैथमेटिकली, ठीक है। अब देखो यूनिट समझना तो आसान है भाई, ई इंटू एरिया कॉस थीटा का कोई यूनिट होगा नहीं, तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट ऑफ डिस्टेंस, सॉरी एस है यहाँ पर, क्या है, एरिया है। एस यहाँ पे एस लिखो या ए लिखो, ये क्या बता रहा है, एरिया। तो एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट, एक फार्मूला हम लोग वी बाई एल जानते हैं और एक फार्मूला हम जानते हैं फोर्स बाई चार्ज। तो फोर्स बाई चार्ज वाले से आ जाता है न्यूटन पर कूलम, और वी बाई एल वाले से आ जाता है वोल्ट पर मीटर। तो जिसका यूज करना हो, जो तुमको ऑप्शन में दिखे वैसा यूज कर लो। तो न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, वहाँ से आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या फिर एक आ जा सकता था वोल्ट पर मीटर इंटू एरिया, है ना। एक वोल्ट पर मीटर वाले से क्या आ जाता है, फ्लक्स बराबर वोल्ट पर मीटर इंटू एरिया लिखना है तो मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया क्या, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर भी फ्लक्स का यूनिट होता है, ठीक है। आओ समझते हैं इधर। अब यहाँ पर वही फार्मूला लिखा के यहाँ पे समझा दिया है ना, यहाँ पे वही चीज़ दिखा दिया है। तो एक फार्मूला और जान लो भाई, इसको भी जान लो, ठीक है। अब फोर्स का डायमेंशन फार्मूला एम एल टी के पर -2 जानते हैं, चार्ज का डायमेंशन फार्मूला ए टी जानते हैं, एरिया का डायमेंशन फार्मूला एल स्क्वायर जानते हैं। यहाँ से सजाएं और इस तरह से ये अरेंज कर दिए, एम एल के पावर 3, टी के पावर -3, ए के पावर -1, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये डायमेंशन फार्मूला हो गया हमारा, ठीक है। अब आते हैं मेन टॉपिक, तो हमको गॉस लॉ था, उसके लिए 16-15 मिनट लगा दिए हैं समझने के लिए फ्लक्स को, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये लाइन तुमको यहाँ दिख रहा है ना, तो यहाँ फाई बराबर क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। यहाँ पर देखो जैसे ये बाई डेफिनेशन लिखा है ना, तो अपना लोग ये बाई डेफिनेशन ऑफिनेशन नहीं लिखेंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मैथमेटिकली। क्या लिख देंगे, मैथमेटिकली। वो क्योंकि मैथमेटिकल डेफिनेशन ही है, गलत नहीं है ये, गलत हम नहीं करें, हम यूज एग्जाम में यूज कर लेंगे अपना लोग मैथमेटिकली। अब किसी को मन है बाई डेफिनेशन तो वो भी कर लो, ठीक है। अब देखो ये चीज़ हम पहले बताए ना, ये इसमें हम गॉस लॉ थोड़ी बताए हैं। बहुत लोग गॉस लॉ मतलब ये समझता है, नहीं, गॉस लॉ बताने से पहले ये वाला बात बताया, तो इसको गॉस लॉ मत बोलना। ये है गॉस लॉ, ये है गॉस लॉ, इसके ऊपर जो लाइन लिखा हुआ है फ्लक्स, और ई का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट है, टोटल इनक्लोज्ड चार्ज, इनक्लोज्ड मतलब बंद चार्ज, टोटल इनक्लोज्ड चार्ज डिवाइड बाई एब्सोल्यूट परमिटिविटी। देखो डिफाइन ऐसे ही है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, लेकिन एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। लेकिन अगर कोई मीडियम आ जाएगा तो क्या करना रहता है, अपना लोग को पता होता है। कभी भी कोई मीडियम है, जैसे फोर्स जब एयर पे लिखते हैं फार्मूला क्या लिखते हैं, 1/4 Q1 Q2/r स्क्वायर। तो वैसे ही अगर मीडियम में लिखना होता है तो यहाँ एफ लिखा हुआ मिलेगा, चाहे एफ एम से मीडियम हो गया, तो मीडियम रहेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/4 के साथ क्या मल्टीप्लाई होने लगता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारा के ही हमारा रिलेटिव परमिटिविटी होता है, ठीक है। चलो, और बाकी सब चीज़ सेम रहता है, Q1 Q2/r स्क्वायर, है ना, समझ में आ रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पर अगर कोई मीडियम के लिए फ्लक्स लिखना होगा तो चार्ज बाई, है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ए के एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, डिफाइन भले पर एयर के लिए किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे समझो गॉस लॉ या गॉस थ्योरम, गॉस लॉ बोल दो या गॉस थ्योरम बोल दो, क्या कर रहा है इसमें ध्यान रखना, ये वाला लाइन लिखना कि गॉस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, क्लोज मतलब 3D सरफेस जिसका एरिया वेक्टर हमेशा कहाँ होगा, बाहर होगा, इज इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स, इसी तरह से लिखना है 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज enclosed by a closed surface. Here epsilon naught is the absolute permittivity of free space. कम से कम ये वाला बात याद रखो, ये वाला बात याद रखो, ये बात याद रखोगे डेफिनेशन बन जाएगा, याद ये रखो, इससे डेफिनेशन एग्जाम में आएगा तो ये लिख देना, ठीक है। इफ ए क्लोज्ड सरफेस इनक्लोज नेट चार्ज क्यू देन अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज इतना। ये सब फालतू बात है, ये सब फालतू है, इसको इतना नहीं ध्यान रखना, बस जो अंडरलाइन किए उसको ध्यान रखो, अब मेन इसको याद रखो। ये है तुम्हारा गॉस लॉ, ये है क्या, गॉस लॉ।
और इस लाइन को जब लिखना होगा, इंटीग्रेशन वाला लाइन को लिखना होगा, तो क्या यूज करना है अपना लोग को? मैथमेटिकली। क्या यूज करना है? मैथमेटिकली। ध्यान रहेगा। सारे डेरिवेशंस में सबसे पहले यही दोनों काम करना है। कोई भी जो डेरिवेशन हम लोग को करना है गॉस लॉ से अकॉर्डिंग, तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग पहला काम हमारा यही होगा कि पहले तो वो पॉइंट सेलेक्ट कर लो जहाँ पर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है या फोर्स निकालना है। दूसरा, एक गॉसियन सरफेस मानो, है ना, गॉसियन या गासियन जो भी बोलो, गॉसियन सरफेस तुम लोग को डेरिवेशन पता है कि भाई स्फीयर वगैरह में स्फेरिकल ही मान लेते हैं, लाइन चार्ज में सिलेंड्रिकल मान लेते हैं, इनफाइनाइट सीट वाले में भी सिलेंड्रिकल मान लेते हैं। तो गॉसियन सरफेस मान लो थ्रू पी, है ना। तीसरा स्टेप रहेगा स्मॉल एलिमेंट मानना है। ये दिमाग में स्टेप रखो, स्मॉल एलिमेंट ds या dA मान लो ऑन गॉसियन सरफेस को हम GS लिख देते हैं, कोई दिक्कत। और चौथा स्टेप तुम्हारा रहेगा कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तुमको पता है, और ds के बारे में आइडिया लग ही जाएगा यहाँ से, तो तुम लिखोगे कि फाई फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds वेक्टर। देखो वेक्टर लगेगा तो डॉट लगा देना, और अगर तुमको डायरेक्ट लिखना है तो सीधे ई ds cos थीटा लगा दो, कोई दिक्कत। और जनरली नहीं, हमेशा गॉस लॉ के डेरिवेशन में थीटा 0 डिग्री ही होगा, तो रट जाओ एकदम इसको कि cos 0 तो 1 होगा। तो हमेशा सिंपल जब थीटा 0 होगा तो क्या ये इंटीग्रेशन ई ds का इंटीग्रेशन ही तो होने वाला है। आ रहा है समझ में? इसमें तो रट ही जाओ एकदम कि थीटा हमेशा 0 ही होने वाला है। तो थीटा जब हमेशा 0 होने वाला है तो सिर्फ ये आ गया तुम्हारे पास, क्या ये जो है थीटा जब 0 होने वाला है तो ये तुम्हारे पास आ गया ई ds का इंटीग्रेशन सीधे। बस एक बात ध्यान रखना है कि ये जब लाइन लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? मैथमेटिकली। माइंड में बैठ गया कि नहीं? और इस तरह के लाइन को इक्वेशन 1 बोल देंगे। और अंतिम लाइन रहेगा फ्रॉम गॉस लॉ। अंतिम लाइन रहेगा क्या? फ्रॉम गॉस लॉ। और गॉस लॉ में इक्वेशन लिख देंगे Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन। किसके इनक्लोज्ड होगा? गॉसियन सरफेस में, गॉसियन सरफेस के अंदर। और बस इस यहाँ से इक्वेशन 2 बनाओ, इक्वेशन 1 और 2 यानी कि पॉइंट और 5 को इक्वेट करो, वहाँ से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेप्स तुमको माइंड में रखना होता है डेरिवेशन से पहले। तो डेरिवेशन तो कितना सीखना है, ये पॉइंट्स को याद रखो। ये पॉइंट सही बता रहे हैं, अगर तुम दिमाग में बैठा लिए और इतना स्टेप्स कर जोगे तुमको सब चीज़ का आंसर आ जाएगा। ठीक, कभी कभी किसी क्वेश्चन में भी काम करेगा। तो आ जाओ, अब चीज देखो, जो बताए थे वो चीज़ एक चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है कि इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द चार्ज है रिलेटिव परमिटिविटी ER, है ना, देन फ्लक्स जो होता है वो ER इंटू एप्सिलॉन नॉट हो गया। और भाई देख, इसमें कन्फ्यूजन रहता है बहुत लोग को। एप्सिलॉन नॉट इंटू ER जो है ना, वो एप्सिलॉन कहलाने लगता है। क्यों? क्योंकि ये मीडियम है, मीडियम में यूज करना होगा तो ER का मल्टीप्लाई करना होगा। ER ही हमारा K होता है, जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। ER और K अलग अलग चीज़ नहीं है, एक ही चीज़ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हमेशा एप्सिलॉन नॉट में ना, हमेशा एप्सिलॉन नॉट जहाँ भी रहता है वहाँ पे ये मल्टीप्लाई करने का आदत डालो। ठीक है, रटने का आदत नहीं, कि जहाँ भी एप्सिलॉन नॉट है वहाँ पे हम ER चाहे K का मल्टीप्लाई करने का हमको आदत रहेगा। जैसे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है ना, स्फेरिकल कैपेसिटर में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रेडियस। तो अगर तुमको मीडियम, ये नॉट लिख दिया, अगर तुमको मीडियम के लिए लिखना है तो CM लिख दो, या फिर सिर्फ C लिख दो। तो क्या यहाँ पे हमको आदत क्या सीखना है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो है ये है, इसके साथ क्या लगा दो? वो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K लगा दो। समझ में आया ये? और इसके साथ में जब मल्टीप्लाई हो गया तो जैसे यहाँ C के बाद सब्सक्रिप्ट कुछ नहीं बचा, इसी तरह से एप्सिलॉन के बाद कुछ सब्सक्रिप्ट यहाँ नहीं बच गया तो ये R हो गया। किसी को मन है कि नहीं M सब्सक्रिप्ट है तो इस इधर से लिख दो 4 पाई एप्सिलॉन M लिख दो और ऐसे R लिख दो। ऐसे समझ में? ऐसे। तो जो एप्सिलॉन है यही है एप्सिलॉन M, जो ER है वही है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, और E नॉट तो अपना यूनिक है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन एरिया स्पेस। दूसरा बात ध्यान रखना है कि गॉसियन सरफेस तो किसी भी तरह का हो सकता है, तो क्या फ्लक्स सरफेस पे डिपेंड करेगा? बिल्कुल भी नहीं डिपेंड करेगा। ठीक है,
तो इस बात का भी ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में ये बात पूछा जाएगा। दूसरा एक और बात कि द चार्ज सिचुएटेड आउटसाइड द क्लोज सरफेस मेक नो कंट्रीब्यूशन टू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सरफेस। देखो फ्लक्स, अगर ये यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस है और यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है क्यू, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। लेकिन इस पॉइंट पर जो फ्लक्स, हम इस एरिया से जो फ्लक्स पास होगा उसमें इस चार्ज का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो चार्ज का कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो होगा, लेकिन चार्ज का कंट्रीब्यूशन फ्लक्स के लिए नहीं होगा। कौन सा चार्ज? आउटसाइड के लिए। ठीक है, आउटसाइड चार्ज, आउटसाइड चार्ज, ध्यान रहेगा ये सब बात। चलो ठीक है, अब आते हैं सबसे पहला, सबसे बेसिक, कि अगर तुमसे प्रूफ ऑफ गॉस लॉ ही पूछ ले, है ना, कि गॉस लॉ का प्रूफ क्या है, तो प्रूफ ऑफ गॉस लॉ क्या है? देखो गॉस लॉ का जब प्रूफ, बड़े ध्यान से समझना, दो चीज एक जैसा चीज है, काहे की एक पूछता है कि गॉस लॉ का प्रूफ करिए और एक पूछता है कि कूलम्स लॉ का प्रूफ करिए यूजिंग गॉस लॉ। तो सुनो, जब गॉस लॉ का प्रूफ करना होगा ना, तो समझो कि तुमको सब आता है, मतलब तुमको कूलम्स लॉ के बारे में पता है, यानी कि तुमको ये पता है कि इस पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ये तुमको पता है कि नहीं, कि के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है ना। अगर एक पॉइंट चार्ज क्यू रखा हुआ है तो इससे आर डिस्टेंस पर यहाँ पर फोर्स होता था कितना, सॉरी फोर्स तो निकालने के लिए यहाँ पर एक और चार्ज रखना पड़ जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट एक ही चार्ज की वजह से दे देते हैं, क्या? के क्यू बाई आर स्क्वायर हो गया। तो ये बात पता है भाई, कूलम्स लॉ से ही ना आता है, कूलम्स लॉ फोर्स बताएगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, तो हम क्या बताएं कि सबसे पहला हमारा काम क्या है? सबसे पहला हमारा काम है, ये देखो, कोई भी चीज़ में पॉइंट पी सिलेक्ट करना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखो, यही है हमारा पॉइंट पी, ये देखो, ये हमारा पॉइंट पी रहेगा। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि लेट अस कंसीडर ए पॉइंट पी, है ना, विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द चार्ज प्लेस्ड एट ओ पे एक चार्ज मान लिए, उससे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी मान लिए। अब दूसरा स्टेप हमारा देखो क्या है, दूसरा स्टेप क्या है कि गॉसियन सरफेस मानना है थ्रू द सरफेस पी। तो देखो पी से पास होने वाला एक यहाँ पर सरफेस माना गया है कि नहीं, पी से पास होने वाला एक यहाँ पे क्लोज्ड सरफेस ऐसे माना गया है कि नहीं। ठीक है, तो देखो, कंसीडर ए पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एट ओ, वी ड्रो ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर विथ चार्ज क्यू एट इट्स सेंटर। आ गया समझ में? इस चार्ज के बारे में बात कर रहा है। उसके बाद पॉइंट पी के बारे में लिखना है, लिख सकते हैं, ये जो लिखे ना, वी ड्रो ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर विथ चार्ज क्यू एट इट्स सेंटर, है ना, इसमें लिख सकते हैं पासिंग थ्रू, एक ही तरह का चीज सिखा रहे हैं ना, इसके लिए बता रहे हैं सब, एक ही तरह का बात हमेशा लिखना होगा, पासिंग थ्रू पॉइंट पी, क्योंकि आजकल लिखने में ही तो पीछे हो जाता है लोग, पासिंग थ्रू पॉइंट पी। उसके बाद अब देखो, गॉस लॉ का प्रूफ करना है, दिमाग में बोलो 10 बार कि गॉस लॉ का प्रूफ करना है अगर, तो कूलम्स लॉ पता है, बोलो ये बात मेरे साथ, कि गॉस लॉ का प्रूफ करना है तो कूलम्स लॉ पता है। लेकिन कूलम्स लॉ का जब प्रूफ करना होगा तब कूलम्स लॉ नहीं पता है, तब गॉस लॉ पता है। ठीक है, ये बात दिमाग में रखो डेरिवेशन करने के लिए, मैराथन से होगा ये सब। चलो, तो वी नाउ सो दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू, ये सब फालतू बात है, इसको हटा दो, है ना, ये सब इतना भी नहीं लिखना है, उतना भी दिमाग नहीं है अपने पास इतना लिखेंगे हम लोग, है कि नहीं, कम ही चीज हम लोग लिखेंगे कि वी नो दैट, हम क्या बोले कि कूलम्स लॉ पता है। तो जो पता है ये बात रटो कि प्रूफ पूछ रहा है कूलम्स का तो गॉस, प्रूफ पूछ रहा है गॉस का तो कूलम्स पता है। तो जब पता है तो यहाँ एगो लाइन लिखने में क्या जाता है, वी नो दैट, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी पॉइंट ऑन द स्फेरिकल सरफेस इज, क्या तुमको ये बात पता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के को 1/4 पाई एप्सिलॉन कहते हैं, तो ये इक्वेशन लिख दिए, ई बराबर के अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और ये रेडियली आर के अकॉर्डिंग डायरेक्ट, भाई इधर चाहिए अगर मान लो एक्स डिस्टेंस पे, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायरेक्शन में होगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। इधर चाहिए वाई डिस्टेंस पर, तो यहाँ फॉर्मूला इधर डायरेक्शन में हो जाएगा, रेडियली आउटवर्ड, ये क्या हो जाएगा, के क्यू बाई वाई का स्क्वायर। समझ रहे हैं यार? तो आर डिस्टेंस पे माने हैं तो रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम प्लस क्यू, ये सब नहीं भी लिखोगे चलेगा, इसको
ये फार्मूला पहले यूज कर लो। उसके बाद हम क्या कहे थे, बोलो, कि एक स्मॉल एलिमेंट मानना है, एक स्मॉल एलिमेंट मानना है ds या dA, यही सब स्टेप है, एकदम रटना है एकदम। तो यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट ये माना हुआ है, देखो यहाँ पर ये जो गोल ऐसे ब्लैक कलर का ऐसे गोल दिखाया हुआ है, ये सरफेस पे ये जो ऐसे दिखाया हुआ है ना, ये था पॉइंट P हमारा था, वो पॉइंट P है, छुप गया, कोई बात नहीं, ठीक है, ये पॉइंट P था हमारा, ठीक है। तो ये छोटा सा एरिया है ना, तो इस एरिया के ds देखो, ये रेडियस के अकॉर्डिंग ही ना, रेडियली ना एरिया वेक्टर बनता है स्फीयर में। तो ये जो ds है तुम्हारा, ये जो ds है, देखो ये जो ds है, ये जो ds वेक्टर है, वो यहीं पे तो बना हुआ है ds वेक्टर, रेडियली आउटवर्ड। तो उसको दिखा दिया है बगल में थोड़ा सा रिप्लेस करने के लिए, हम ऐसे भी बना सकते हैं एक के ऊपर एक। तो देखो e और ds वेक्टर में तुमको थीटा 0 है कि नहीं, यही बात थोड़ा देर पहले बता रहे थे कि भाई एकदम रट जाओ ना, सारा डेरिवेशन में तुमको यही मिलेगा, सारा डेरिवेशन में, एक एक डेरिवेशन में जो भी डेरिवेशन हम कराएंगे उस सब डेरिवेशन में, देखो यहाँ लिखे हैं ना कि ई डी एस कॉस थीटा में थीटा तुम्हारा 0 है, तो डायरेक्ट ई डी एस का इंटीग्रेशन, और उस लाइन से पहले मैथमेटिकली लिखना होगा। तो सीधे अब वो सब बात छोड़ दो, कंसीडर एलिमेंट्री एरिया डी एस ऑन द सरफेस एज सोन इन फिगर लिख दो, है ना, सो एज सोन या सोन, है ना, एज सोन। अब वो सब बात नहीं लिखना है, ये सब बात छोड़ दो तुम, ठीक है, जितना बात लिख सकते हैं उतना ही बात तुमको लिखवाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ, अब एक चीज तो यहाँ से लिख ही सकते हैं ना कि थीटा 0 का बात यहीं पे तुम यहीं डायग्राम के बगल में ही लिख लो कि थीटा बराबर 0, डायग्राम पे ही लिख दो, क्या दिखा है। अब देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स थ्रू द इंटायर क्लोज्ड स्फेरिकल सरफेस इज, हम क्या बोले हैं, इस लाइन से पहले एक लाइन खाली याद रखना, ये भी नहीं लिखना पड़ेगा, खाली क्या लिख देना कि मैथमेटिकली, है ना, मैथमेटिकली फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, फिर देखो ई डी एस की 0 हो गया डायरेक्ट, तो ये चीज़ हम लोग बोले डायरेक्ट रट लो, थीटा 0 ही है। तो अब देखो, क्योंकि आर डिस्टेंस हमें ये जो स्फीयर क्यों माने हैं, क्योंकि ये वाला पॉइंट अगर कोई रहता तो ये पॉइंट भी आर डिस्टेंस पे होता, ये वाला पॉइंट भी आर डिस्टेंस पे, ये वाला पॉइंट भी आर डिस्टेंस, तो इस स्फीयर का सारा पॉइंट आर डिस्टेंस पे ही है, सारा पॉइंट आर, जैसे इस चार्ज से हम ये एक्स डिस्टेंस पे लिए तो के क्यू स्क्वायर बाई एक्स, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर हो गया, आर डिस्टेंस पे तो के क्यू बाई आर स्क्वायर हो गया, वाई डिस्टेंस पे तो के क्यू बाई वाई स्क्वायर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है ना, क्योंकि चार्ज तो सेम है लेकिन डिस्टेंस अलग अलग है। बट इस केस में देखो चार्ज प्लस क्यू भी सेम है और हर जगह डिस्टेंस भी हमारा क्या है, सेम है। अगर यहाँ पर एक एरिया वेक्टर मानना होता तो ये एरिया वेक्टर डी एस वेक्टर कहाँ जाता, इधर परपेंडिकुलरली जाता है। यहाँ पे मानना होता तो एक डी एस वेक्टर कहाँ जाता, एग्जाम में कोई एक ही को मानना है, सब नहीं मानना है, डी एस वेक्टर यहाँ जाता है, समझ में आया। और सब डी एस के जोड़ोगे तो एक्चुअल में ये तो सर स्फीयर ही तो है ना, ये 3D में स्फीयर है, 3D में क्या है, स्फीयर है। तो सारा ds जब ऐड होगा तो स्फीयर का तुमको दो बात याद रखो कि जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, 4πr²। मतलब एक्चुअल में ये क्या लिखा हुआ है, एक्चुअल में सारा ds का जोड़ है, तो जोड़ को इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds ही तो हमारा क्या होता है, 4πr²। स्फीयर का कभी वॉल्यूम का जरूरत पड़ता है तो स्फीयर का वॉल्यूम सब लोग याद रखो 4/3πr³। अच्छा एक चीज देखो और बता देते हैं, जो भी हम गॉसियन सरफेस मानेंगे ना उसका स्मॉल आर मान लेना रेडियस, जो भी गॉसियन सरफेस मानना उसका स्मॉल आर रेडियस मानना, ये भी याद रखो, वो टिप्स है ये कि गॉसियन सरफेस का रेडियस जो अगर स्फेरिकल मानना होगा तो गॉसियन सरफेस वाले का स्मॉल आर मानना, ठीक है। अभी इस वाले में तो कैपिटल आर भी मानते तो कोई दिक्कत नहीं था, बट फिर भी दिमाग में रखो। तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ये सब बात लिखो, नहीं लिखो कोई बात नहीं, लिख दो तो बहुत अच्छा है, इट कैन बी टेकन आउट, है ना। तो अब लिखो तो फाई इंटीग्रेशन, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लो, भाई इंटीग्रेशन से बाहर काहे निकलता है, क्योंकि कांस्टेंट है। तो गॉसियन सरफेस इसी तरह का तो मानना ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट मिले, गॉसियन सरफेस इसी तरह का तो मानना ही है कि एरिया वेक्टर के मतलब पैरेलल हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ताकि थीटा 0 हो जाए। ये दो बात तो उसी में छुपा हुआ है। अब देखो यहाँ पे वो चीज़ लिखा हुआ है ना कि ds का इंटीग्रेशन 4πr² मिलेगा, ये बात समझा दिए। इस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या है, ये स्फीयर है। तो फ्लक्स के जगह पर लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पर जो फॉर्मूला जानते थे सो, और ds के जगह पर 4πr² हो गया, 4π से 4π कट गया, क्या आ गया, q/ε0 आ गया। तो इस तरह से
हम लोग यहाँ पे गॉस लॉ का प्रूफ कर दिए, फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन। बहुत ही ट्रिवियल प्रूफ है इसका, है ना, बट इसको ध्यान रखना, इजी है लेकिन आ जाता है एग्जाम में मान लो, तो अगर नहीं चमकेगा तो दिक्कत हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, अब थोड़ा सा तुम्हारा बेस बन गया है ना, अगर कुछ नहीं भी पढ़ा हुआ था तो अब तुमको दिमाग में बैठ गया। अब देखो, कूलम्स लॉ का डेरिवेशन करना है या प्रूफ करना है फ्रॉम गॉस लॉ। तो डिराइव क्या करना है भाई, जो चीज़ डिराइव करना है वो नहीं पता है ना, जो चीज़ डिराइव करना है वो हम लोग को नहीं पता है, पहले ये बात मन में रखो, नहीं पता है, जो चीज़ डिराइव करना है वो नहीं पता है। फ्रॉम गॉस लॉ करना है, इसका मतलब गॉस लॉ पता है, गॉस लॉ पता है कि चार्ज जो होता है इनक्लोज्ड, सॉरी, जो फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये चीज़ पता है। तो जो पता है उसका काम पहले लिखेंगे। देखो यहाँ पर गॉस लॉ वाले प्रूफ में कूलम्स लॉ पता है, कूलम्स लॉ पता है, तो उसका एक पहला लाइन यहाँ पे ये वाला चीज़ पहले आ गया, चमका, ठीक है ना, ये बात ध्यान में रखो, जो पता है उसको पहले चमकाओ। तो देखो लिखा हुआ क्या सेम चीज़ है क्या, कि कंसीडर ए सिंगल पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एट ड्रो ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर। अब देखो गॉसियन सरफेस यहाँ पे क्यों लिखे, क्योंकि गॉस लॉ पता है। अभी हमको यहाँ पे गॉस लॉ नहीं पता था, इसलिए सिर्फ क्या लिखा, बी ड्रो ए स्फीयर, यहाँ गॉसियन नहीं लिख दिया, जल्दीबाजी में तुम लिख भी दो, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन सोचो, लॉजिक देखो कि यहाँ स्फीयर क्यों लिखा है, खाली गॉस लॉ नहीं पता है ना, उसको तो प्रूव करना है, ठीक है। चलो, तो कंसीडर ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस। देखो गॉसियन सरफेस अगर है, ये भी ध्यान देखो, गॉसियन सरफेस है तो कितना रेडियस माना है, स्मॉल आर माना है, कितना माना है, ऑफ रेडियस स्मॉल आर, ठीक है ना, ये बात ध्यान से, कि गॉसियन सरफेस का रेडियस क्या मान लिया है, स्मॉल, एंड कंसेंट्रिक विथ चार्ज प्लस क्यू एज सोन, है ना, इतना नहीं भी लिखा। चलो अगला स्टेप क्या था, कि एक एलिमेंट्री एरिया मानना है, तो वो सब चीज़ सेम है। देखो एलिमेंट्री एरिया डी एस ऑन दिस सरफेस, इट इज़ क्लियर दैट एन एंगल बिटवीन ई एंड डी एस वेक्टर इज जीरो। क्या यहाँ पे ऐसे पैरेलल है कि नहीं, तो थीटा यहाँ पर भी क्या हो गया, सॉरी, थीटा यहाँ पर भी क्या हो गया, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। ये डायग्राम के बगल में ही ऐसे चमका दो। अब देखो गॉस लॉ पता है, तो पहले गॉस लॉ पता है तो ये लिख दो, फाई क्रॉसिंग थ्रू, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, यहाँ पे ये 0 भी है, ये भी पता है। अरे सुनो, अब ये चीज़ पता है ना, तो डी एस का यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकाल दिए। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बाहर निकाल दिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ यूज मत कर लेना ऐसे कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ये चीज़ हमको अभी नहीं पता है, नहीं पता है, कूलम्स लॉ से पता चलता है, यही चीज़ लिखना है हम लोग को भाई। तो ये चीज़ देखो सिर्फ निकाल के ऐसे बाहर छोड़ दिया, E/4πr², और इसको एक इक्वेशन मान लो, मान लिया। और बोले थे ना इंटीग्रेशन वाला बात लिखेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, मैथमेटिकली, क्या लिखेंगे, मैथमेटिकली। अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, दूसरा बात, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या लिखेंगे, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन। भाई मैथमेटिकली लिखो चाहे गॉस लॉ लिखो, दोनों तो है फाई ही ना, उसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से इक्वेट कर दो, एक लाइन लिख सकते हैं, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ से इक्वेट किए तो वहाँ से ई निकल गया, ई बराबर इतना Q/4πε0r²। आ गया समझ। 10 द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ। अब देखो, अब क्योंकि कूलम्स लॉ प्रूव करना है तो हमको पता है कूलम्स लॉ तो भाई दो चार्ज के बीच में होगा। कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, K/Q1/Q2/r², यानी कि एक Q2 चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना, तो Q2 चाहिए तो एक काम करते हैं, Q तो पहले मान ही लिए हैं, एक Q0 मान लिए टेस्ट चार्ज, है ना, पॉइंट चार्ज Q0 प्लेस्ड मान लिए एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट मतलब जो पॉइंट हम शुरुआत में बोले थे P मानने के लिए, है ना, बस P पॉइंट यहाँ पे है ना, E पॉइंट, तो इस पॉइंट पे तुम एक बात और लिख सकते थे कि वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोग को पता नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोग को कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P, सो ड्रो ए स्फीयर ये गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर। एक लाइन इसमें और आंसर छुपा हुआ है, मतलब लिखना चाहिए था, नहीं लिखा है, कि हम लोग को कैलकुलेट करना है, ये बात लिख दो, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है, तो उसी पॉइंट P के बारे में बात कर रहे हैं। तो Q0 अगर रख दिए इस पॉइंट पर, एक चार्ज रख दिए Q0, है ना, तो फिर फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, Q0 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई इस चार्ज पे लगाना है
प्लस क्यू के कारण आर डिस्टेंस पे इस क्यू नॉट पे फोर्स देखना है, तो इस क्यू नॉट पे फोर्स किधर होगा, इधर की तरफ ही होगा, रिपल्सन होगा। तो एफ बराबर क्यू इंटू, है ना, ये जो फोर्स लग रहा है एफ बराबर क्यू नॉट इंटू जिस पर लगता है उसका चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकाल लिए हैं। ये चीज़ पता नहीं था अभी, ये चीज़ यहाँ डिराइव की है, यही था डेरिवेशन यही है, इसका पता लगा लिया और इसको इक्वेशन इसमें पुट कर दिया और यहाँ से आ गया Q1 क्यू नॉट, चलो Q1 Q2 के फॉर्मेट में है। ये दिमाग में इसलिए रखना है क्योंकि Q2 का जरूरत पड़ता है फोर्स लिखने के लिए, क्योंकि कूलम्स लॉ में इतना ही में हेंस प्रूव मत कर देना, ये तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, कूलम्स लॉ एक्चुअल कूलम्स लॉ तो फोर्स का था। तो एफ इजिकल टू इतना लिख दिए और लास्ट में लिख देंगे दिस इज ए कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज क्यू एंड क्यू नॉट स्टेटेड बाई ए डिस्टेंस आर। आ गया समझ में, बोलो ठीक है। अब आओ, अब देखो धांसू एकदम डेरिवेशन, इसमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ध्यान रखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर, ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। एक काम करो, इसका थोड़ा सा हम बेसिक पहले तुमको बता देते हैं, ठीक है, तो थोड़ा समझने में आसान होगा, है ना, बेसिक जान जाओगे ना, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आइए समझते हैं। देखो यार, जब भी तुम्हारा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होगा ना, जब भी तुम्हारा क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग, तो नॉन याद रखना, कंडक्टर में जब तुम चार्ज दोगे ना तो कंडक्टर में चार्ज सरफेस पे रिसाइड्स करता है, लेकिन नॉन कंडक्टिंग को जब चार्ज दोगे, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को जब चार्ज दोगे तो चार्ज जो है वो चार्ज रिसाइड्स इनसाइड दी बल्क, है ना, वो बल्क में चला जाएगा थ्रू आउट द वॉल्यूम, बल्क थ्रू आउट दी वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में चला जाएगा, ये बात ध्यान रखना। तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जहाँ वर्ड आया तो याद रख लेना है, पहला ही बात ये। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है बताओ, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बेसिक है ना ये सब, इसके लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है भाई, रो होता है, ये क्या होता है, चार्ज बाई वॉल्यूम। तो सोचो अगर तुम्हारा चार्ज अगर स्फीयर है, अगर तो स्फीयर के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला भी थोड़ा देर पहले बताए थे, 4/3 पाई आर क्यू। देखो यहाँ किसी गॉसियन सरफेस का बात नहीं कर रहे हैं हम, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर गिवन स्फीयर का है, तो गिवन स्फीयर जो है हमारा कैपिटल आर रेडियस का होगा, और जब गॉसियन सरफेस मानेंगे उसको स्मॉल सरफेस। तो ये जो कैपिटल आर लिखे हैं इसका भी इंपॉर्टेंस है, ये एग्जाम में यही गलती होती है, कोई स्मॉल आर मान रहा है कोई कैपिटल आर मान रहा है, गिवन चीज का कैपिटल आर में मानना है और गॉसियन सरफेस का जब मानेंगे तब स्मॉल आर, ठीक है। अब देखो एक चीज, ये बेसिक हो गया तुम्हारा। अब सोचो कि अगर तुमको हम बोलेंगे कि नहीं, हम एक काम करते हैं कि ये आर रेडियस है, ये आर रेडियस है, तो इसमें तो तुमको पता है कि इस आर रेडियस वाले स्फीयर को कैपिटल क्यू चार्ज दिया गया है और इसका रो जो, अच्छा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, यही एग्जाम में आएगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वाला। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सब जगह एक जैसा चार्ज दिया गया है ना, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो रो हमारा कांस्टेंट हो गया, चार्ज बाई वॉल्यूम, भाई चार्ज कांस्टेंट, रेडियस स्फीयर का कांस्टेंट है, तो रो हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया ना। तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी हो गया कि नहीं, रो हमारा कैसा क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी। तो अगर तुमसे कोई पूछेगा कि नहीं भाई हमको बताओ तो इस छोटे से स्फीयर का बता दो, तो मान लो ये स्मॉल आर रेडियस का एक छोटा स्फीयर अंदर बना लिए, तो इसमें पूछेगा कि इसमें कितना चार्ज है भाई, क्यू चार्ज तो टोटल है ना, क्यू चार्ज तो यहाँ 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 और यहाँ सब में प्रेजेंट है, ये जो बनाया है ये है हमारा क्यू, लेकिन जो हम अंदर में यहाँ पे ये बनाएंगे, ये स्मॉल आर रेडियस का है ना, इसमें कितना चार्ज होगा, इस स्फीयर को अंदर से बाहर निकाल लिए अगर, तो ये स्मॉल आर रेडियस का है, स्मॉल आर रेडियस का है, तो क्या इसमें चार्ज क्यू होगा कि क्यू से कम होगा बताओ, तो क्यू से कम होगा ना, तो ये क्यू डैश हमको निकालना है। तो एक बात सोचो, अगर ये क्यू डैश निकालना है तुमको, तो भाई अभी अभी देखे थे कि रो बराबर क्या होता है, रो बराबर होता है चार्ज बाई वॉल्यूम। तो रो तो हमारा कांस्टेंट क्वांटिटी था ना यहाँ, लेकिन वॉल्यूम और चार्ज बदल सकता है, लेकिन चार्ज और वॉल्यूम उसी तरह से बदलेगा कि रो हमारा क्या रहे, हमेशा कांस्टेंट रहे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो सोचो चार्ज बदला है और ये स्मॉल स्फीयर है ना, कैसा स्फीयर है ये स्मॉल स्फीयर है, तो स्मॉल स्फीयर में अगर चार्ज बदला है तो वॉल्यूम भी बदलेगा, जाहिर सा बात है, स्मॉल स्फीयर का रेडियस कम हो गया ना, इस बार जो रेडियस है आर वो कैपिटल आर से क्या है, कम है। तो भाई क्यू डैश जब लिखना होगा तो चार्ज रो इज इक्वल टू होता है चार्ज बाई वॉल्यूम,
रो इज इक्वल टू चार्ज बाई वॉल्यूम, तो चार्ज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। तो क्यू डैश इज इक्वल्स टू क्या लिख देंगे भाई, क्यू इज इक्वल टू अगर रो इंटू टोटल वॉल्यूम था, टोटल वॉल्यूम मतलब गिवन स्फीयर कैपिटल आर वाले का, तो क्यू डैश जो स्मॉल आर वाले रेडियस पे होगा उसके लिए डेंसिटी फिक्स है, लेकिन वॉल्यूम किसका लिखना होगा, स्मॉल आर वाले का। ये क्यू किस पर था, कैपिटल आर वाले पर, तो ये टोटल मतलब ये कैपिटल आर वाला वॉल्यूम। तो क्यू डैश जो लिखना होगा ये रो तो रो ही रहेगा, और वॉल्यूम ऑफ आर रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, है तो स्फीयर ही, तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा कि नहीं। और रो कांस्टेंट है, इसके बारे में पता है पहले ही से कि ये Q/4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब है, इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। देखो कितना बेसिक है, इसमें कन्फ्यूजन में रहता है लोग, है ना। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, क्यू स्मॉल आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब आ जाएगा। बोलो आ जाएगा कि नहीं, ये चीज़ समझने में कोई दिक्कत है, तकलीफ है, कितना आ जाएगा ये क्यू स्मॉल आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब, बस इसको ध्यान रखना है। और अगर कभी कभी मान लो ये चार्ज के बदले में लिखना हो जाता है, जैसे ये चार्ज के बदले में अभी अभी देखे ना, रो इज इक्वल्स टू चार्ज बाई 4/3 पाई आर क्यूब, तो अगर तुमको ये चार्ज लिखना पड़ जाएगा कभी कभी, तो क्या ये इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, रो इंटू वॉल्यूम जानते हैं तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो अगर यहीं पे देखो, अगर यहीं पे हमको लिखना पड़ जाए, इसी को चार्ज को हम क्यू से रिप्लेस करना चाहते हैं रो से, तो क्यू बराबर क्या लिखेंगे, रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर क्यूब, तो यहाँ है ये है, और नीचे में वो कैपिटल आर क्यूब था, तो कैपिटल आर क्यूब से कैपिटल आर कट गया, तो ये बच गया कितना, ये बच गया कितना बोलो, 4 है ना, रो 4 क्या बच जाएगा, ये रो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, बस इतना बच गया। तो ये था बेसिक इस टॉपिक से पहले, क्या इसमें कुछ नया बता दिए ऐसा, लेकिन इतना ही की वजह से सारा टेंशन रहता है सबको, इतना तुम समझ गए तो काम अब चल जाएगा जल्दी जल्दी। देखो यहाँ पे आओ समझते हैं क्या करना है। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकालना होता है, एक बार अंदर और एक बार सरफेस पे। आसान है रे, आसान है। अंदर वाले में थोड़ा नॉन कंडक्टिंग में दिक्कत होगा, वो दिक्कत अब नहीं होगा तुमको। ये देखो, ये तुम्हारा गिवन स्फीयर है ना, तो पूरा सॉलिड सर्कल से बनाया है ना। गिवन स्फीयर है तो गिवन स्फीयर देखो पूरा सॉलिड सर्कल से बनाया गया है, और गिवन स्फीयर तुम कैपिटल आर से आर रेडियस का बना दिए। ये तुम्हारा क्या हो गया, गिवन स्फीयर, जिसके लिए निकालना है क्वेश्चन में वो गिवन हो जाता है। तो गिवन स्फीयर का रेडियस क्या है, कैपिटल आर। और तुमको अभी 10 बार कम से कम बोले होंगे, 3-4 बार जरूर बोलते होंगे कि गॉसियन सरफेस जब बनाना तो वैसा ही सिमेट्रिक सरफेस बनाना जैसा सरफेस गिवन है। तो अगर गिवन स्फीयर है तो बन भी गया गॉसियन सरफेस, कैसा है, स्फेरिकल ही। गॉसियन सरफेस भी कैसा है, स्फेरिकल ही है। लेकिन बस हमको यहाँ पर जो डायग्राम बना हुआ है ये बाहर के लिए बना हुआ है, तो बाहर में जब बना हुआ है तो ये जो कैपिटल आर है, ये जो गॉसियन सरफेस का रेडियस है, ये क्या अभी आर ग्रेटर देन कैपिटल आर हो गया कि नहीं, ठीक। चलो अब देखो क्या हम बोले थे, लिखना क्या है। देखो लिखना क्या है, लिखना यही है कि कंसीडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, सेंटर ओ एंड रेडियस कैपिटल आर, एंड टोटल चार्ज स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू जो मन है मन, वो चीज़ दिखाई दिए हैं कि स्मॉल क्यू चार्ज और कैपिटल आर रेडियस। बोलो उसके बाद देखो क्या मानना है कि लेट द यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, डेफिनेशन लिख भी दिया है, नहीं भी लिखना होगा चलेगा। रो मान लिया तो टोटल चार्ज क्यू लिख लिया ऐसे, टोटल चार्ज क्यू क्या लिख लिया, रो इंटू वॉल्यूम। क्या बात, ये बात हम अभी पीछे बेसिक सिखाए थे कि नहीं, क्यू लिखना होगा तो 4/3 पाई आर क्यूब कर लेना। देखो इधर कहाँ सिखा दिए, यहाँ देखो डेफिनेशन में ऐसे था कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज बाई वॉल्यूम, तो चार्ज बाई वॉल्यूम, तो चार्ज निकालना होगा तो यहाँ से क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू है ना, वहाँ पर बस कैपिटल क्यू की जगह स्मॉल क्यू है, तो उससे घबराना थोड़ी, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू तो दोनों बातें की, तो ये चीज़ लिख दिया। अब देखो इसमें हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे केस 1 इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर। क्या लिख लेंगे केस 1 में, बोलो केस वन में हम लोग लिख लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर। अब जैसे ही आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर है तो इसके ब्रैकेट में तुम अपने समझदारी के लिए बना लेना
कि जो स्मॉल आर है वो ग्रेटर देन क्या है, कैपिटल। यहीं ब्रैकेट में बना लेना, हालांकि बाद में लिखा हुआ है बट फिर भी देखो क्या लिखा हुआ है कि वी हैव टू फाइंड लिखना चाहिए। वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट पी। हम लोग को यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अभी पीछे देखे थे ना कूलम्स गॉस लॉ के प्रूफ में कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता किए थे, तो वो चीज़ वहाँ यही लाइन हम बोल रहे थे कि मिस है, वहाँ ऐसे लिखना चाहिए था। गॉस लॉ का तो यूज कर रहे हैं ना अब, तो हमेशा हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमको पता लगाना होगा। तो वी आर टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर वेयर ओ पी इज इक्वल्स टू आर। देखो पॉइंट पी माना ना, तो सॉलिड स्फीयर के ये बाहर वाला पॉइंट है ना, कैसा पॉइंट है, आउटसाइड पॉइंट। तो बाहर वाला पॉइंट देखो स्मॉल आर दूरी पे है, क्यों, क्योंकि गॉसियन सरफेस का बोले हैं हमेशा स्मॉल आर रेडियस मानना। गलती नहीं होगा, मेरा बात ध्यान से सुन के जाओ। तो वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट पी आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर विथ ओ एज ए सेंटर कंस्ट्रक्ट ए स्फीयर ऑफ रेडियस, या गॉसियन सरफेस भी लिख सकते हैं, थ्रू पॉइंट पी देन दिस स्फीयर डॉट इज द गॉसियन सरफेस, है ना। इतना बात लिख सको तो ठीक है, नहीं तो सिंपल लिख सकते हैं इमेजिन ए गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर पासिंग थ्रू द पॉइंट पी। इतना भी हम लोग लिख सकते हैं। बोलो क्या ये सब चीज़ नया लगा कि अभी पीछे जो डेरिवेशन में सीखे थे वही है सेम टू सेम। चलो आते हैं। अब उसके बाद खाली क्या लिखो तुमको समय भी बचाना है ना, उतना बात थोड़ी लिखेंगे। इस लाइन को लिखने के लिए क्या सिखाए थे, क्या ये लाइन भी पहले सीख लिए थे। इंटीग्रेशन ऑफ इतना इतना थीटा जीरो है यहाँ पे, ऐसे दिखा दिया थीटा जीरो है यहाँ पे, और ये लाइन लिखना सिखा दिए थे। और स्फीयर ही माने हैं तो देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन किस पे होता है, ये जो सरफेस दिखा रहा है किसका है, गॉसियन सरफेस का। तो यही सब गलती इस एग्जाम में हो जाता है कि डीएस का इंटीग्रेशन करोगे और तुम यहाँ कैपिटल आई यूज कर लोगे। भाई इंटीग्रेशन इस सरफेस पे हो रहा है ना, इंटीग्रेशन इस सरफेस पे हो रहा है, ध्यान रखना। इंटीग्रेशन गॉसियन सरफेस पे हो रहा है, तो ये जो ds है ये इसी का निकलेगा, इसलिए यहाँ पर स्मॉल आर का ही यूज करेंगे, लेकिन स्मॉल आर का ही यूज करेंगे, ध्यान रखना। और इस लाइन से पहले ये सब बात लिखने से अच्छा है कि एगो लाइन लिखना है सुंदर सा, क्या लिखना है, मैथमेटिकली। ए भाई ये सब लिख लोगे सही, और यहाँ पे अगर कैपिटल आर पुट कर लिए तो खेल खत्म हो जाएगा ना, इसलिए। बट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से अब यहाँ से एक इक्वेशन ये हो गया, इक्वेशन ये, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करना रहता है ना। इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 बोलते हैं, स्टेप 1, और ये इक्वेशन 1 हो गया, और दोनों को इक्वेट कर लिए। तो इक्वेट करने से है ना, इक्वेटिंग वी गेट, है ना, ऑन इक्वेटिंग वी गेट ई इंटू 4πr² बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन। तो यहाँ से ई निकल के आ गया क्यू बाई 4π एप्सिलॉन। देखना अभी तक इतना जो काम किए हैं ना, ये काम हम लोग पीछे भी किए थे उसके प्रूफ में, बस यहाँ से चार्ज को रिप्लेस कर दिए इस बार इधर से ये वाला फार्मूला से, और उसको भी सिखा दिए। तुम एग्जाम में अगर तुम्हारा मन ना करे ना तो नहीं डेरिवे मतलब ये वाला काम करना, तुम ये जो ऐसे लाइन लिख के हम इधर लिखे वो मत करना। लेकिन ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल तो बन जाएगा इससे कम से कम। तो आ जाओ, और अगर कर दोगे तो अच्छा इंप्रेशन भी होगा। तो क्यू को अगर इस तरह से रो के टर्म्स में लिखेंगे तो देखो इधर 4/3 पाई, तो 4 पाई से नीचे भी तो 4 पाई है तो कट गया, तो बच गया इधर खाली क्या रो। अच्छा, और आर क्यूब से आर क्यूब भी कट जाएगा, नीचे वाला जो आर क्यूब रहेगा, मतलब अभी तो नहीं है ना, मतलब पीछे अभी जो बेसिक समझा था उसमें था। तो रो आर क्यूब हो गया अपॉन F3 है ना, ये वाला 3, और एप्सिलॉन नॉट ये वाला, और आर स्क्वायर है ये, क्या आ गया, रो आर क्यूब बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये आउटसाइड में आया, क्या आया, इसको याद भी रख लो तो बहुत सही है, अगर इसको याद रख सको तो, कि रो आर क्यूब बाई 3 एप्सिलॉन, है ना, ऐसे याद रख लो इसको कि रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट है। और यहाँ देखो कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर का क्यूब और स्मॉल आर का पावर में 2 है, ठीक है। रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट याद रखो, 3 चढ़ा दो ऐसे यहाँ, और उससे 1 कम कर दो यहाँ -1, ठीक है, जैसे भी याद रखना है रख लो, ठीक। और एग्जाम में तुमको अगर ये सब भूल जाओ तो ये करो नहीं, एग्जाम में बस इतना ही करके और आगे बढ़ जाओ। सही बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में डेरिवेशन में आगे बढ़ सकते हो। ये वाला काम तुमको क्वेश्चन के लिए बताया है, अगर एग्जाम में डेरिवेशन में नहीं करना है नहीं कर सकते हो, यहाँ पे लिख के बढ़ जाओ, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर केस 2 लिख दो, क्या लिख दो, केस 2, ठीक है। केस 2 में ये है, केस लिख के लिखना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस
सरफेस। तो सरफेस पर अब क्या होगा कि जो गॉसियन सरफेस बनाओगे वो तो ओरिजिनल सरफेस को ही वो ओवरलैप कर जाएगा। इसमें डायग्राम नहीं भी बनाओगे तो चल जाएगा। तो आर बराबर कैपिटल आर दैट इज गॉसियन सरफेस कॉन्साइड्स विद द सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर, है ना। इसमें डायग्राम नहीं बनाना है, बस ये बात लिख देना। तो कुछ नहीं करना है भाई, यहाँ स्मॉल आर था ही ना, उसके जगह पे यहाँ पर कैपिटल आर लिख देना है बस। और फिर देखो अगर तुमको ये काम करना है तो ठीक है, नहीं तो इतना ही लिख के छोड़ दो, ठीक है। अरे यार ये तुमको फार्मूला देखा देखा हुआ नहीं लग रहा है, ये फार्मूला चाहिए, ये फार्मूला क्या देखा। अरे क्यू चार्ज अगर स्मॉल आर दूरी पे रहता है तो फार्मूला बनता कि नहीं, के क्यू बाई आर स्क्वायर। और के को ही ना कहते इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, और के को ही तो हम लोग कहते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये पॉइंट चार्ज की वजह से था ना, किसकी वजह से था, पॉइंट चार्ज की वजह से। तो सिंपल, अब अगर तुमको स्फीयर का फार्मूला याद रखना होगा, कंडक्टिंग रहे नॉन कंडक्टिंग रहे कुछ भी रहे, तो क्या तुम याद रख लो कि भाई इसका मतलब है कि वो तो पॉइंट चार्ज ही है। और पॉइंट चार्ज कहाँ पे रखा हुआ होगा, तो मान लो कि भाई ये कैपिटल आर डिस्टेंस चाहे स्मॉल आर डिस्टेंस कहाँ से लिया गया, ये वो पॉइंट से ना। तो ऐसा लग रहा है कि चार्ज रखा हुआ है कहाँ पे, सेंटर पे रखा हुआ। बस इस बात को ध्यान रख लो कि इस कंडक्टिंग रहे चाहे नॉन कंडक्टिंग रहे, सरफेस पे जो चार्ज रखा हुआ है, या नॉन कंडक्टिंग है तो बल्क में भी रखा हुआ है, तो सरफेस पे या सरफेस के बाहर ऐसा बिहेव होगा कि जैसे चार्ज मानो कि सेंटर पे रखा हुआ है, ठीक है। अब क्यू को रिप्लेस करने वाला टर्म ये सब देखो, ये तो एक ही जैसा चीज़ है ना, यही सब तो बेसिक सिखा दिए थे पीछे कि क्यू ये है जैसा, क्यू के जगह पे रख दिए इसे। तो यहाँ देखो रो आर बाई 3 एप्सिलॉन बन गया। भाई तुमको अगर ये वाला बात याद है, अभी जो हम समझाए थे ये वाला बात कि रो बाई 3 एप्सिलॉन याद रखो, और यही 3 कैपिटल आर पे भेज दो, और फिर यहाँ से एक कम कर दो। तो अगर तुमको ये चीज़ याद है एक, तो अब इस केस में खाली क्या कर दो, मेन उस वाले फार्मूला में ही देख लो। हम तुमको समझाए थे क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड जो है वो है कैसे, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ऐसे याद रखो। और यही 3 भेजना था यहाँ कैपिटल आर वाले पे, और उससे एक कम कर देना था आर स्मॉल आर के स्क्वायर। तो अगर सरफेस पर लिखना है ई सरफेस, तो स्मॉल आर की जगह पर कैपिटल आर रख दो, तो रो इंटू कैपिटल आर का क्यू अपॉन में 3 एप्सिलॉन, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर, तो स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से यहाँ कट गया तो एक आर बच गया कि नहीं, डायरेक्ट देखो याद रखने का फायदा, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन, ऐसा समझ में। तो सरफेस पर आ गया। देखो नॉन कंडक्टिंग केस है ना, इसलिए अब यहाँ पे हम क्या लिखे हैं वो छोड़ दो तुम, अभी छोड़ दो तुम, समझ में आ जाएगा। भाई देख अगर ये कंडक्टिंग होता ना, देख ले चल, अगर ये कंडक्टिंग होता ना तो ई सरफेस जो आता वो आता तुम्हारा पता है क्या, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। यहाँ पर सिग्मा का यूज किए भाई, क्योंकि वो सरफेस एरिया पे बोले था ना शुरू में कि कंडक्टर पे चार्ज सरफेस पे होता है, कंडक्टर पे चार्ज कहाँ होता है, सरफेस पे। तो अभी ये सब नहीं लिखना है, बस ध्यान में रख लो ये सब चीज़। लेकिन नॉन कंडक्टिंग है तो देखो कुछ ऐसा आया जो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नहीं आ रहा है, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन ऐसा चीज़ आ रहा है। अब देखो ये चीज़ तो बेसिक समझा दिए थे इधर, तुम्हारा आउटसाइड, और ये जो केस 1 और केस 2 समझाए हैं, ये केस 1 और केस 2 ध्यान रखना एक बात कि अगर तुम्हारा यहाँ नॉन कंडक्टिंग लिख के आ जाए तब, चाहे कंडक्टिंग लिख के चल रहा है तब, ये बात सेम ही है दोनों के लिए। खाली याद रखना है कि कंडक्टिंग में रो मान लेना है, सॉरी नॉन कंडक्टिंग में रो मान लेना है, और कंडक्टिंग में सिग्मा मान लेना है, ठीक है। आ रहा है समझ में, ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं, अब जल्दी से हम बता देते हैं, मिटा देंगे फिर। अगर मान लो तुमको एग्जाम में कंडक्टिंग स्फीयर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कंडक्टिंग स्फीयर। तो कंडक्टिंग स्फीयर तुम्हारा गिवन है कैपिटल आर रेडियस का, तो ये तुम्हारा गिवन है कैपिटल आर रेडियस का। उसके बाद तुम स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाके एक पॉइंट पी मानोगे, और इस पॉइंट पी से पास होता हुआ क्या मानना रहता है अपना लोग को, एक गॉसियन सरफेस मानना रहता है। ये गॉसियन सरफेस मान लिया, ठीक है। फ़र्क खाली ये है, चलो ठीक है इस वीडियो में इतना ही, है ना। कुछ प्रॉब्लम आ गया है।